सुझाव लिखेंगे, सूक्ष्म वित्त से संबंधित सुझाव, है ना। क्या क्या सुझाव हो सकते? विनियमन, विनियमन इसका एक सुझाव है। पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है ना। जिसके लिए प्रतिक्रियाशील नियामक पहल की बजाय एक व्यापक नियामक ढांचे की जरूरत है। अच्छा, नियामक प्रतिक्रियाशील नियामक पहल के बजाय एक व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता है। दूसरा लिख लीजिएगा, ब्याज दर पारदर्शिता। ब्याज दर पारदर्शिता ये क्या है? ठीक है, लिखिएगा, सूक्ष्म वित्त संस्थान ब्याज दर वसूलने के लिए अलग अलग पैटर्न अपना रहे हैं। साथ ही कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लगा रहे हैं। अर्थात उधारकर्ताओं को सूक्ष्म वित्त संस्थानों की तरफ से पारदर्शी रूप से सूचित करना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म वित्त पैठ को प्रोत्साहित करना, यह भी एक सुझाव हो सकता है। इसे वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए शाखाएं खोलने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, फिर उत्पाद रेंज का विस्तार। उत्पाद रेंज के विस्तार के रूप में लिखिएगा, ऋण, बचत, प्रेषण, वित्तीय सलाह तथा सहायता जैसी गैर वित्तीय सेवाओं सहित उत्पादों की पूरी श्रृंखला प्रदान करनी चाहिए, जिससे वंचित लोगों को सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें। ठीक है, एक और सुझाव लिखिएगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसकी परिचालन लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी, आईटी उपकरण और अनुप्रयोगों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हो गया। धन जुटाने के विभिन्न स्रोत। धन जुटाने के विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं? कर। हाँ, और लिख लीजिए फिर। ब्याज, साधारण, लिखिए, लोन। हाँ लिखिए, कर, लोन। पर्याप्त वित्त के अभाव में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की पहुंच सीमित हो जाती है, जिसके लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों को अपने ऋण पोर्टफोलियो के वित्त पोषण के लिए अन्य स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। अन्य स्रोत कौन से हो सकते हैं? जैसे एनबीएफसी का सहारा ले सकता है। ठीक है, ओके।
सर एनपीसीआई क्या होता है बता दीजिए। से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जैसे एटीएम है या फिर हम लोग गूगल पे या जिससे भी थ्रू यूज करते हैं, भीम है या हाँ। फिर और भी एप्स है जो भारत के है, उसका ये कंट्रोलिंग बॉडी होती है। यही मैं कहना चाह रही थी। ओके, ठीक है, समझी आप प्रीति? यस सर। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये इतने सुझाव हैं, ठीक है। अभी एक इससे संबंधित प्रश्न दिए हैं कि नहीं आप लोगों को? नहीं दिए होंगे। नो सर, अभी नहीं दिए। आज दे देंगे फिर हम, ठीक है। चलो, हड़प्पा बस्ती की खोज अब आते हैं इसमें। कहाँ पर की गई है? गुजरात में। कहाँ की गई है? कच्छ में, है ना? कच्छ क्षेत्र में की गई। किसने किया है? केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा, है ना? इसकी खोज की गई है। हो गया? यस सर। ठीक है। हड़प्पा के बारे में इतना नहीं जानना है, क्योंकि हड़प्पा के बारे में आप तो बहुत कुछ जानते होंगे ना। इसका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, कौन कौन सी नदी किनारे, ये सब स्थल है चारों, है ना? कितना एरिया है, ये सारी चीजें पता होंगी आप लोगों को पहले से। यस सर। ठीक है जी सर। ये जो खोज की गई है ना हड़प्पा में, हड़प्पा बस्ती की जो खोज की गई है, आप लिख सकते हैं प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया। जूना खटिया की खोज के दौरान इसकी खोज हुई है। अब एक चीज हमको ये भी पता होगा कि जूना खटिया जो एक है वो क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान है ना? कहाँ पे देखा गया? गुजरात में ही देखा गया है ना? उसके बगल में ही होगा, आसपास में, तभी ये पता चला होगा, है ना? ठीक है। या ये जो खोज हुई है ना नई बस्ती की, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जो पुरातात्विक भंडार पाए गए हैं वो 200 गुणे 200 मीटर के दायरे में 2 समूहों में विभक्त हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पे ये हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है, कच्छ के क्षेत्र में। ठीक है। मिट्टी के बर्तन यहाँ पे पाए गए भाई। आप इसमें एक चीज लिख सकते हैं, एक चीज और याद रखना। जी बोलिए। सर जो शीशे के सिक्के अभी हाल ही में मिले हैं, इसी में मिले हैं क्या? क्या मिले हैं? शीशे के सिक्के सर। शीशे के सिक्के। यस सर। शीशे के सिक्के तो हम कहीं और पढ़ाए थे ना आप लोगों को। कहाँ बताए थे कि यहाँ पे मिले हुए हैं? अभी 2-3 दिन पहले सर शायद पेपर में था, मैंने पढ़ा था। कहाँ पर मिले थे बताएंगे कोई हमें? शायद सर तमिलनाडु का एरिया था, लेकिन जहाँ शीशे के सिक्के मिले थे मुझे क्लियर नहीं था, मैं टॉपिक यही समझ रही थी, उसी को पढ़ा रहे थे। वो चालुक्य पढ़ा रहे थे ना, बेंगी के चालुक्य, उसमें हमने बताया था आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें मिली हैं। फिर पूरा उन्हें चालुक्य के बारे में जानकारी भी दी थी। ठीक है। तो टेराकोटा के बर्तन यहाँ से पाए गए हैं। एक चीज ये, इसमें एक और चीज हम याद रख सकते हैं, इस खोज में एक गोलाकार संरचना का अवशेष मिला है, साथ ही साथ विभिन्न आकार की और भी आयताकार जो संरचनाएं देखी गई हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, गोलाकार संरचना के अवशेष और आयताकार संरचनाओं के अवशेष स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर और शैलों से बने हैं। इनके अलावा जानवरों की हड्डियां और कलाकृतियां भी पाई गई हैं। क्या सर? कलाकृतियां और जानवरों की हड्डियां। एक चीज और याद रखना, जो बर्तन पाए गए ना, मिट्टी के जो बर्तन पाए गए हैं, इसमें क्या क्या मिले हैं आप लिख सकते हैं। बड़े जार से लेकर छोटे कटोरे तक पाए गए हैं। यहाँ पे बड़े जार से लेकर छोटे कटोरे तक इसमें मिले हुए हैं। ठीक है। ये जो अवशेष हैं वो कब से कब तक के माने जा रहे हैं? ये जो यहाँ पे अवशेष पाए गए वो कब से कब तक के माने गए? तो इनका समय काल भी लिख लो। समय काल कब से कब तक का है? प्रारंभिक हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा तक। अगर लिखना चाहें तो 3200 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। ठीक है। जिस स्थल की खोज हुई है यहां पे, वो कहां पे है? एक विशेष स्थान भी होगा, है ना? उस स्थान का नाम क्या है? जगह है पदटा बेट का पहाड़। ठीक है, ये आपको ये भी याद रखने की जरूरत है। क्या है सर? पट्टा बेट लिख लो इसको, पट्टा बेट। इसके पास में एक नदी भी बहती थी, नदी
छोटी सी जलधारा है जो यहाँ पे क्या करती थी ना, पानी का एक सक्रिय स्रोत भी हुआ करती थी, इसके पास से ही वो बहती है। अब सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोगों को पहले से बहुत सारी चीजें पता है ना, उसके बारे में बताने की जरूरत हमको नहीं है ना। सर नदी लिखवा दीजिए जो छोटी सी बहती है। अरे वो कोई छोटी सी जलधारा है, उसका कोई नाम तो नहीं है मिला अभी तक, ठीक है। पहाड़ी के पास से बहती है, कोई छोटी सी नदी है। भृंग जानते हैं, भृंग क्या होता है? भृंग की एक नई प्रजाति की खोज भृंग या भृंग? भृंग। और भृंग जो होता है ना, कभी गोबर में, गांव में बोलते हैं गुबड़ौला, देखे हो तुम? गोबर में होते हैं तो वो गोबर को गोल गोल फंगस, काट लेते हैं, मशरूम, है ना, मशरूम। गोल गोल काट लेते हैं। कोई पतला पतला होता है, पतंगा जिसको बोलते हैं हम सब गांव में, पतंगा टाइप का, वो भी तो भृंग, वही उसी को भृंग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसकी अभी नई खोज हुई है, और इसकी खोज हुई है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। ओके, ये जो नई प्रजाति है ना, ये थोड़ी सी अलग है, रोएदार प्रजाति है ये, भृंग की नई प्रजाति की खोज। भृंग की नई प्रजाति की खोज ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक खोजे हैं। ये कैसी है? रोएदार प्रजाति है, रोएदार प्रजाति है, ठीक है। इसका प्रकाशन कहाँ किया गया है? प्रकाशन लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में प्रकाशन किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ही खोजा है, लेकिन एक एग्जैक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख लें। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, ये खोजा गया है। इसका नाम क्या है? नाम भी लिख लो, नाम है एक्स कैस्ट्रा अल्बोपिलोसा, अल्बोपिलोसा भृंग नाम है इसका, ठीक है, इसका नाम ये है। ये लॉन्ग हॉर्न लिख लो, ये लॉन्ग हॉर्न या बीटल की प्रजाति है, बीटल की प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय है, ये स्थानीय निवासी है, ये भी याद रखना, ठीक है। कैसा दिखता है? ये दिखता है पक्षी के मल जैसा, पक्षी के मल। लंबाई इनकी होती है 9.7 mm। इनके शरीर पर सफेद रोएदार बाल होते हैं, सफेद रोएदार बाल होते हैं, ध्यान रखना। और रंग होता है इनका, इनका रंग कैसा होता है? लाल और काला इनका रंग होता है, ठीक है। भृंगों की अगर हम बात करें, सॉरी यहां पे देखेंगे, भृंग, जो भृंग होते हैं ना, ये कीट या कीड़े की एक प्रजाति होती है। ये पत्ती, कली, टहनी को खाते हैं, ध्यान रखना। विश्व में इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, और इनकी एक प्रजाति होती है गोबर भृंग। एक अभी रिपोर्ट आई है हाल ही में, स्वच्छ ऊर्जा पे एक रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है, ऊर्जा रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है, किसने जारी किया है? IIT अहमदाबाद, इसकी रिपोर्ट है, ठीक है, अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई है। लिख लीजिए, तो नाम क्या है इसका, लिख लीजिए इसके बारे में। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में, भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रनाइज करना, सिंक्रनाइज करना, फिर ऐसे कर देना, फिर लिखिएगा सभी के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में, उसके बाद लिखना सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इसके लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषण किया गया, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषण किया गया।
लॉन्च किसने किया है फिर? देखो, वित्त पोषण किसी और ने किया है, ठीक है। लॉन्च किसने किया है ये भी लिख लीजिए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा नई दिल्ली में। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि नेट जीरो उत्सर्जन अगर हासिल करना है तो हमें ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के सह अस्तित्व के साथ साथ कई मार्गों को अपनाने की जरूरत है ना। इस रिपोर्ट में भी ये बात की गई है, ध्यान रखना है। कोयला के बारे में बताया गया है इस रिपोर्ट के आधार पे कि कोयला जो होगा ना वो अगले 2 दशकों तक भारतीय ऊर्जा प्रणाली की रीढ़ बना रहेगा। इस रिपोर्ट में ये भी बात बताई गई, ठीक है। एक चीज और बताई गई है रिपोर्ट में कि आज के समय में जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का आंकड़ा है, लिख लीजिए चाहे तो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़े के अनुसार, सर एक मिनट, हाँ, के अनुसार वर्तमान में भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता में सौर ऊर्जा की 16%, सौर ऊर्जा का 16% और कोयले का 49% हिस्सा है। बात समझे? मतलब यह है कि अगर हमें 2070 तक नेट जीरो को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बिजली क्षेत्र को उससे पहले अच्छी तरह से डीकार्बोनाइज करने की जरूरत है। ये कितना लंबा चौड़ा आंकड़ा है हमारे पास, है ना? आप समझ रहे हैं ना? कार्बन उत्सर्जन में शेष अंतर को वानिकी, जो अंतर है ना उसके बारे में बात हो रही, वानिकी और वृक्षावरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में कल्पना की गई है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, कोयला चरण बंद के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाली प्रौद्योगिकियों पर सक्रिय नीतियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। रिपोर्ट में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है, वो जरूर लिख लेना चाहिए। रिपोर्ट अनुसार भारत को इन सब बदलावों के वित्त पोषण के लिए 2020 से 2070 के बीच करीब 150 से 200 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के एक आदर्श परिदृश्य तक पहुंचने के लिए 2030 और 2050 तक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता होगी। हो गया? अभी हाल फिलहाल में ना एसोचैम के अध्यक्ष चुने गए हैं, एसोचैम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या नाम उनका, किसी को पता है क्या? लिख लीजिए, संजय नायर। ये कैसे लिख रहे थे? संजय नायर, ठीक है। ये बनाए गए हैं एसोचैम के अध्यक्ष। कब से कब तक के लिए रहेंगे? तो 2024-25 के लिए हैं, ये भी लिख लो भाई, 2024-25 के लिए हैं। ये क्या रह चुके हैं? पहले क्या थे, अब क्या हैं? तो पहले रहे हैं ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, है ना, के बोर्ड के सलाहकार रह चुके हैं ये, ठीक है। हो गया? यस सर। एसोचैम की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है क्या? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, ये नाम है। स्थापना कब हुई है इसकी भाई? 1920 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। क्या है ये? एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, गैर सरकारी
व्यापार संघ है। क्या काम करता है ये? लिख लीजिए, भारत में व्यापार वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। हो गया। अभी क्या हुआ ना, हाल फिलहाल में, सॉरी, हाल फिलहाल में क्या हुआ था, चल, हाल फिलहाल में बड़ा जाएगा। हाल फिलहाल में क्या हुआ कि HAL ने, लिख लीजिए तो, गुयाना को क्या दिया है? हेलीकॉप्टर। डोर्नियर 228 विमान। संख्या में 2 ही हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डोर्नियर 228 विमान दिया गया है गुयाना को, मतलब सौंपा गया है। ठीक है, क्या है ये? इसके बारे में लिखो। एक यूटिलिटी विमान है, यूटिलिटी विमान है। इसका काम कैसे होगा? परिवहन में भी कर सकते हैं और माल ढुलाई में भी कर सकते हैं इसका यूज। हो गया। इसके अलावा एक चीज और लिख लीजिए, ये विमान कई अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित हैं, कई अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या देख सकते हैं? ग्लास कॉकपिट, स्पेलिंग लिखना है, देख लेना। समुद्री निगरानी रडार, समुद्री निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड उपकरण और अभियान प्रबंधन प्रणाली शामिल है। HAL क्या है फिर? HAL के बारे में भी पता होना चाहिए हमको। देखिएगा, एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरो स्पेस और रक्षा फर्म है। मंत्रालय का नाम लिख लो, रक्षा, है ना। ये क्या करता है? अगर इसके काम के बारे में देखा जाए ना, तो मुख्य रूप से तो एरो स्पेस, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सर, जब ये था सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरो स्पेस और रक्षा फर्म है। ठीक है, जी समझ। रक्षा मंत्रालय भी लिख लीजिए। ये क्या करता है ना, एरो स्पेस गतिविधि में ही संलग्न है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या काम है इसके पास? ये विमान, उसकी डिजाइन, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, उनके जो प्रतिस्थापन भाग होते हैं उनके निर्माण, साथ साथ उनका उत्पादन भी करता है। डिजाइन का भी काम इसी का है, जेट इंजन बनाने का काम HAL का है। HAL की एक ब्रांच अपने लखनऊ में है, पता है कि नहीं आप लोगों में से किसी को? यस सर। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय इसका देखेंगे ना तो बंगलौर में है। ठीक है, अब बात हो रही क्योंकि गुयाना की गुयाना को अगर देखेंगे ना, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर टाइप बना लो ना, ऐसे करके है ये गुयाना है। ये आपका सर कहाँ पर है? ये वाला एरिया अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर लिख लो। ये वाले एरिया में नाम सुना होगा, सूरीनाम है यहाँ पे, है ना। और बाकी इस एरिया में यहाँ तक ये वाला इतना एरिया आपका वेनेजुएला का है, दक्षिण अमेरिकी देश है, वेनेजुएला है ये। बाकी जो बचा हुआ एरिया है आपका, ये सूरीनाम यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा सूरीनाम है, ये यहाँ तक। बाकी इधर जो बचा हुआ एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका ब्राजील है। राजधानी क्या है इसकी? अटलांटिक महासागर की तरफ ही है। यहाँ पे नाम है इसका जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी। हाँ, राजधानी है जॉर्ज टाउन, इसकी राजधानी है। यहीं पर देखेंगे न्यू एम्स्टर्डम आपको देखने को मिलेगा। न्यू एम्स्टर्डम, ये वाला न्यू एम्स्टर्डम
ये बंदरगाह शहर है, न्यू एम्स्टर्डम बंदरगाह। मतलब पता चल गया गुयाना का है और कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर के तट पर है ना। एक यहां पर भी है, एक आप लिख सकते हैं ये जो वेनेजुएला वाला एरिया, यहाँ पे एक नदी यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे एक नदी है और ये नदी का नाम है पोमरून। पोमरून नदी है ये, ठीक है, पोमरून नदी है। कहाँ बह रही है सर? ये बह रही है इधर इस साइड में। अब ये जाहिर सी बात है वेनेजुएला नहीं, अटलांटिक में गिरने वाली है ना, ठीक है। और इसमें क्या बता दें आपको, नदियों के नाम है डेमेरारा, इसकी नदियां हैं, डेमेरारा है, बर्बिक नदी भी यहीं पे है, गुयाना की ही नदी है, बर्बिक नदी है इसी की। एक झरना है, इसका झरना है कैट्यूर फॉल्स, कैट्यूर झरना बोलते हैं उसको। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस वाले एरिया में, कैट्यूर झरना है ये। कहाँ पर सर, कहाँ मिलेगा देखने के लिए? ये वाला एरिया है, ब्राजील, थोड़ा सा ब्राजील बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर में दिखेगा। यहाँ पर एक नदी भी बहती है, यहाँ पे एक नदी है एसी क्यूबो नदी है, अजीब गरीब, उसका नाम चाहे तो लिख लें। तो ये आपको पड़ेगा यहाँ पे इस वाला एरिया में, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इसका नाम है पकराइमा पर्वत है, ये पकराइमा पर्वत है, ये आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। कहाँ पे? पकराइमा ये ना, ये वाला एरिया है, वेनेजुएला वाले बॉर्डर, वेनेजुएला के नीचे है ना सर? वेनेजुएला के बॉर्डर पे है, वेनेजुएला और गुयाना के बॉर्डर पे पड़ता है। एक पर्वत आपको मिलेगा ब्राजील के पास में, ये इस वाले एरिया में एक और पर्वत है, ये वाला पर्वत एक और है, इसका नाम है कानुकू पर्वत, कानुकू पर्वत। एक ये भी पर्वत है यहाँ का, एक पर्वत यहाँ पर भी देखने को मिलता है इसका, अकराई पर्वत, ठीक है, ओके। सर अकाई अकराई, अकराई, ठीक है। स्पेलिंग अगर इसकी आएगी तो ACARAI, ये नाम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुयाना डॉलर चलती है, सर ये ब्राजील में तो नहीं है अकई पर्वत? ये सब गुयाना वाले एरिया में। इसको स्वतंत्रता कब मिली थी, तो स्वतंत्रता आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मैप जब बना लेना थोड़ा सा सही बना लेना, ठीक है, ढंग से, ताकि याद भी रहेगा, नहीं ऐसे करके हमारी तरह बेलपन ना करना कोई, ठीक है, बेलपन जैसे हम कर दिए हैं, यही बना दिए, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। इसको आज़ादी कब मिली है, ब्रिटेन से, यूके से, ये लिख लो। स्वतंत्र कब हुआ ये, 1966 में इसको स्वतंत्रता मिली थी, 26 मई को स्वतंत्रता मिली थी, है ना, 26 मई को ये आज़ाद हुआ था, ठीक है भाई, हो गया, यस सर। यस सर। ठीक है। रूपननी सवाना क्षेत्र भी गुयाना में मिलता है, ये दक्षिणी क्षेत्र में, ये वाला एरिया में, जहाँ पे कोनुकू पर्वत नहीं बता रहे हैं और अरकई अकई वाला, इसके बीच वाला एरिया में हाँ सर, दिखता है, नीचे में रूपननी सवाना क्षेत्र है। रुकलनी सवाना? हाँ, इन दोनों पर्वतों के बीच में पाया जाता है ये। और आप देखेंगे गुयाना उच्च भूमि जो है ना, लिख लो, एक ये पॉइंट लिख लो, तो गुयाना उच्च भूमि आपको कहाँ देखने को मिलती है, बस एक सेकंड लगेगा। गुयाना उच्च भूमि जो आपको मिलेगी इस पर्वत के पीछे वाला एरिया में, ये वाला एरिया है गुयाना उच्च भूमि का, ठीक है। कौन सा सर, एक बार और इंडिकेट करिए। पोमरून नदी के नीचे। हाँ, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया। अब हाँ सर, देखिए गुयाना उच्च भूमि है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नदियां बहुत सारी हैं, एक कोयूनी नदी है, हमरान बकरे, छोड़िए ना, हो गया इतना बहुत है, ठीक भारत है? याद हो जाए बहुत है। ये भी चर्चा में क्यों रहा है, इसके चर्चा में रहने का कारण क्या है। अभी क्या हुआ ना कि रणथंभौर में एक अध्ययन किया गया है बाघों पर, ठीक है, तो इनमें अंतः प्रजनन अवसाद की संभावना व्यक्त की गई है। के अनुसार बाघों में अंतः प्रजनन अवसाद की संभावना व्यक्त की गई। सर, अंतः प्रजनन के अवसाद की संभावना व्यक्त की गई। जिसके कारण इनके आनुवंशिक लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।
अर्थात रणथंभौर में अधिकांश बाघ T16 या मछली नाम की बाघिन के वंशज हैं। ये जो अध्ययन है ना 1970 से 2022 पर आधारित है। ठीक है, 1970 से 2022 के डाटा पर आधारित है। इस अध्ययन से ये बात भी सामने आई कि 1970 के दशक में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में केवल 14 बाघ थे। ठीक है, 1970 के दशक में सिर्फ 14 बाघ हुआ करते थे यहाँ पे, और 73 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ तो इनकी संख्या 80 के दशक में 40 हो गई। 2006 में फिर से इनकी संख्या कम हो गई, मतलब 16 ही रह गई थी। फिर लगातार इसमें वृद्धि हुई, मतलब 1970 के दशक में कमी थी, 80 के दशक में वृद्धि हुई, फिर 2006 में देखा गया तो 16 इनकी संख्या रह गई। लेकिन 2006 से लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती रही और 2016 में ये संख्या 40, फिर 22 में ये संख्या 69 हो गई है। मतलब 2006 के बाद लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ओके। 2022 में कितना बोले सर? 69 रणथंभौर में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। अंतः प्रजनन क्या होता है लिख लीजिएगा। मतलब रणथंभौर जो है ना, रणथंभौर के बाघों में अंतः प्रजनन के आनुवंशिक लक्षण पाए गए हैं। ठीक है, अब लिखिएगा अंतः प्रजनन होता क्या है। लिखिए एक ही नस्ल के निकट संबंधी पशुओं और जीवों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहा जाता है। होती है, यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग चयनात्मक प्रजनन में किया जाता है। तो उदाहरण लिख लो। सर आ गया समझ। पशुधन प्रजनन में प्रजनन स्टॉक में एक नई और वांछनीय विशेषता स्थापित करने तथा एक नस्ल के भीतर अलग अलग परिवारों का उत्पादन करने में अलग अलग परिवारों का उत्पादन करने में इससे किसी गुण को प्रभावित करने वाली जीन क्रिया के प्रकार का पता लगाने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तथा इसका उपयोग हानिकारक अप्रभावी एलील्स को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और याद रखना है यह घटना सभी जंगली जानवरों में, पौधों में, मनुष्यों में होती है। ठीक है, लिख सकते हैं यह घटना सभी जंगली जानवरों, पौधों और मनुष्यों में होती है। इससे जीवों में हानिकारक गुण विरासत में मिलते हैं, जिसे जन्मजात कहते हैं।
से रिपीट कर दीजिए इससे। इससे जीवों में हानिकारक गुण विरासत में मिलते हैं, जिसे जन्मजात कहा जाता है। कि बचाव के भी कुछ उपाय हो सकते हैं। बचाव में देखा जाए तो अंतः प्रजनन अवसाद से बचने के लिए जीवों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग है। 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। 1955 में इसकी स्थापना हुई है, सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य। ठीक है, 1973 में क्या हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रिजर्व घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टीआर घोषित किया गया। 1980, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बना। राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और देख सकते हैं, ये जहां पर है वहां पर अरावली और विंध्य श्रृंखला मिलती है। मतलब अरावली और विंध्य श्रृंखला के मिलन स्थल पर यह है। क्षेत्रफल बड़ा लंबा चौड़ा है, 1334 वर्ग किलोमीटर। यहां पर दो नदियां हैं। इसके उत्तर में देखेंगे तो बहती है बनास, दक्षिण में देखेंगे तो बहती है चंबल। ठीक है, ये दो नदियां हैं। हो गया। इनमें जो जानवर पाए जाते हैं उसमें देखेंगे तो बंगाल टाइगर पाया जाता है, भारतीय तेंदुआ है, नीलगाय है, जंगली सुअर है, सांभर है, धारीदार लकड़बग्घा है, सुस्त भालू, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सर इसको लिखना भी है क्या? पाए जाने वाले पक्षी लिख लो। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, पेंटेड फ्रैंकोलिन, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क वृक्ष भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वृक्ष भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ये भी हमको याद रखना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये 2023 का है। हाँ पिछला वाला ही नहीं आएगा। ओके, किसने जारी किया है? IQ एयर द्वारा। IQ एयर द्वारा जारी किया गया है। IQ एयर जो है वो एक स्विस संगठन है, स्विस संगठन है। इसने जारी किया है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है इस आंकड़े में? इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं, है ना। विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने भाई? 83। भारत के 83 शहर हैं। चलिए लिखिएगा, वार्षिक PM 2.5 सांद्रता के आधार पर भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ओके। इसमें अब भारत तीसरे पर है तो दूसरे पर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान दूसरे पर है। बांग्लादेश
पहले पर है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए टॉप 10 देश जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, तो इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत याद ही हो गया, ताजिकिस्तान भी है इसमें टॉप 10 में। ताजिकिस्तान का नाम आप लिख सकते हैं, ताजिकिस्तान है। बुर्किना फासो भी है, बुर्किना फासो। इराक है, यूएई है, नेपाल है, मिस्र है। ठीक है, और आप एक और लिख सकते हैं, कुवैत। कुवैत, ये टॉप 10 प्रदूषित देश हैं। ठीक है, ठीक ना। 2023 में भारत का तीसरा स्थान है, लेकिन 2022 में अगर देखा जाए तो 2022 में भारत कौन से नंबर पे था? 8वें नंबर पे था। 8वां सबसे प्रदूषित देश था। और सबसे प्रदूषित शहर 2022 में कौन था? ढाका। अरे भारत की बात कर रहे हैं। दिल्ली। भारत में सबसे प्रदूषित शहर 2022 के आंकड़े में, 2022 के नहीं, इसी बार की बात है, बेगूसराय है। 2023 में, ये सर याद आया। हाँ, 2023 सबसे प्रदूषित शहर भारत का बात कर रहे हैं। ठीक है, शहर भारत में बेगूसराय। तो बिहार में सबसे प्रदूषित कौन है? बेगूसराय ना। अच्छा, बेगूसराय है। तब ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है सर, इतना पोल्यूशन वहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे सबसे प्रदूषित शहर यही रहा है, बेगूसराय। ठीक है, लिख सकते हैं दिल्ली। दिल्ली 2018 से, दिल्ली 2018 से, दिल्ली 2018 से लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। रिपोर्ट में 134 देश शामिल रहे। ठीक है, लेकिन 2022 में 131 देश ही शामिल किए गए थे, शामिल थे। वायु प्रदूषण जो होता है मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। और एक चीज और लिख सकते हैं, एक चीज लिख लीजिएगा, WHO के अनुसार वायु प्रदूषण प्रतिवर्ष विश्व भर में अनुमानित 7 मिलियन असामयिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। कैसे 7 मिलियन? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण क्यों ऐसे बढ़ रहा भाई? वाहनों का धुआं है, शहरीकरण है, निर्माण गतिविधियां जो चल रही हैं उसकी वजह से, है ना। कोयला कचरा जलाने से निकलने वाला जो धुआं है उनसे भी हो रहा है पराली ना। जलाना। हाँ, कृषि खरपतवार का जलना, पराली का जलना आजकल देख ही रहे हैं। सर्दी से बचना है या ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन को जलाना है, तो ये सब कारण है इसके, वायु प्रदूषण फैलने के कारण है। अभी पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं लिखो तो, पीएम लिख लो तो, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में, पहले पूछा जा चुका है, इसके बारे में लिख लो। क्या होता है ये? हवा में निलंबित सूक्ष्म या नैनो कण होते हैं। हवा में निलंबित सूक्ष्म या नैनो कण होते हैं, सूक्ष्म या नैनो कण होते हैं जो कि अस्थिर 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 अर्धवाष्पशील, गैर वाष्पशील, तरल या ठोस हो सकते हैं।
ये क्या होता है ना, ये जो कण होते हैं ना श्वसन के माध्यम से हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर लेते हैं और रक्त प्रवाह में, उसके माध्यम से ये रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, लिख लीजिए पीएम का आंकड़ा, पीएम का आंकड़ा जितना कम होगा, पीएम का आंकड़ा जितना कम होगा, हवा में मौजूद कण उतने ही छोटे होंगे। हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये आंकड़ा जितना कम होता है ना उतना ही खतरनाक भी होता है, घातक माना जाता है। ठीक है, आंकड़ा कम होने पर ज्यादा घातक हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि छोटे आकार के जो कण होते हैं फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखनी है। ठीक है, और क्या लिख लें इसमें, क्या तो लिख सकते हैं। और पीएम हो गया। अब पीएम 2.5 लिख लो, क्या होता है पीएम 2.5 क्या होता है, ये भी लिख लो। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ही देखा जा सकता है। केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उपयोग करके देखा जा सकता है। ठीक है, इनका व्यास कितना होता है? लिख लीजिए, इनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, जानते हैं जो मानव मनुष्य का बाल होता है ना, वो कितना माइक्रोमीटर होता है पता है? मानव का बाल होता है 50 से 70 माइक्रोमीटर, है ना? बात समझ रहे हैं ना? मानव के बाल की जो मोटाई इतनी होती है। और ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, जैसे 2.5 है, 10 है, पीएम 10 है। अभी जो पी 2.5 है, ये मनुष्य के बाल का कितना प्रतिशत मोटा होगा? लगभग 3 या 4% के बराबर होगा ये। मतलब बाल का भी 3-4% मात्र, इतना मोटा होता है वो, है ना? इसमें एक काम करिए, पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए एवरेजिंग टाइम, एवरेजिंग टाइम एक तरफ लिखिए। ठीक है, पीएम 2.5 होता है ना, ये इसके रहने का, वायु में रहने का समय जो होता है वो साल भर भी हो सकता है, 24 घंटे भी हो सकता है ना? ठीक है, इसी तरीके जो पीएम 10 है उसका भी एनुअल हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका 24 घंटे तक के लिए रह सके। ठीक है, एक होता है इसमें एक है सल्फर डाइऑक्साइड, ये 24 घंटे के लिए होते हैं, 24 घंटे के लिए ये होता है, CO होता है, CO ये भी 24 घंटे के लिए रहता है। ठीक है, और NO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये होता है वार्षिक भी वाला भी हो सकता है, वार्षिकांक भी हो सकता है, मतलब वार्षिक तौर पर भी रह सकता है, या फिर 24 घंटे तक के लिए ही रह सकता है। दोनों स्थिति में ये उपलब्ध हो सकता है हवा में। और एक है ओजोन। ठीक है, ओजोन भी है, O3। इसका जो काम है, ये इसका एक ये याद रखें, ये 8 घंटे के लिए, इसका जो ड्यूरेशन, एवरेजिंग ड्यूरेशन है वो 8 घंटे का होता है। ठीक है, ठीक ना? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? तो नाम है लुइस मॉन्टेनेग्रो, नेग्रो, ये इनका नाम है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है ये? ये सोशल
डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। गुड इवनिंग सर। डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बात। अब थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में अगर बात करें तो पुर्तगाल को अगर देखा जाए मैप में तो कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसे करके कुछ नजर आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से नजर आता है। इसके उत्तर में देखेंगे तो आपको मिलेगा स्पेन, यहाँ पे स्पेन है, इसकी यहाँ सीमा लग रही है। ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है ये। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। इसकी राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या भाई? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, एक इसके आस नदियों के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी आपको बता दी हमने, इसकी राजधानी आपको पड़ेगी, क्या नाम राजधानी किसके? लिस्बन, है ना। लिस्बन। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ये पूरा स्पेन ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा स्पेन है, इसको घेरे रखा है, ये पूरा का पूरा स्पेन है। एक तरफ अटलांटिक, दूसरी तरफ स्पेन। यहाँ ये भी आपका वही है, अटलांटिक महासागर ही। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। गल्फ ऑफ कैडिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब दक्षिण पूर्वी साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसकी जो राजधानी है लिस्बन, वो भी कहाँ पे? अटलांटिक महासागर के तट पे देखने को मिलती है आपको। और यहाँ पे एक नदी है, नदियाँ यहाँ पे फिलहाल कई सारी हैं। इसमें एक ग्वाडियाना नदी है, ग्वाडियाना एक नदी है जो कि गल्फ ऑफ कैडिज में ही आकर गिरती है, स्पेन और पुर्तगाल होते हुए गल्फ ऑफ कैडिज में ही जाकर गिरती है। ठीक है, ग्वाडियाना नदी है यहाँ पे। ठीक है, एक ये नदी, एक नदी है टागस, टागुस नदी भी है, ये ऐसे करके आती है, ऐसे करके ये टागुस नदी है, टागुस नदी है। ये आपको कहाँ मिलती है? जाके अटलांटिक में गिरती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी कई सारी नदियाँ हैं जो जाके वहाँ गिरती हैं। एक माउंटेन का नाम लिख लेना, उसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन माउंटेन सुना है आप लोगों ने? ये वाला एरिया में कैंटाब्रियन माउंटेन है। अगर बोले तो ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। कैंटाब्रियन स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। ठीक है ना। एक और नदी का नाम लिख सकते हैं, डोरो नदी। डोरो ऐसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे करके, बहुत मतलब ऐसे करके बहती है, फिर ऐसे करके निकल चलती है। ठीक है, यहाँ पे डोरो नदी है ये। डोरो नदी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, ये भी आप एक लिख सकते हैं। और ये जो टागुस नदी है ना, ये भी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में सीमा का निर्धारण थोड़ा सा करती है। और ग्वाडियाना नदी भी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जगह है पुर्तगाल में जो कि बिल्कुल अटलांटिक महासागर के तट पे ही है, सेग्रेस नाम है, सेग्रेस नाम है, सेग्रेस है। ये यहीं का एक तटीय शहर भी है, बंदरगाह नगर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। लागोस, लागोस यहाँ पे है, ये भी तटीय क्षेत्र में है। लागोस के साथ साथ एक है फरो, ये है लागोस, ये है फरो। तो ये दोनों के दोनों क्या है? पुर्तगाली शहर है, जो तटीय शहर है। ठीक है, पुर्तगाल के। और इसमें क्या बता दें आपको, और ये जो लिस्बन है ना, अच्छा लिस्बन कौन सी नदी किनारे है? जहां पे टागुस नदी, देखो टागुस लिखवाए है ना भाई, तो टागुस नदी यहाँ पे आके गिर रही ना, यहीं पे आपको मिलेगा लिस्बन। ये है लिस्बन आपका, टागुस नदी है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और नजरे एक स्थान है इसका। और इसमें एक और लिख सकते हैं, कोयम्बरा, कोयम्बरा भी है कोई जगह है इसमें। ठीक है, नेशनल पार्क से यहाँ पे कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क के बारे में देख लें तो एक लिख लीजिए, सेरा डा एस्टेरेला, यहाँ के राष्ट्रीय पार्क के बारे में लिख सकते हैं हम लोग, सेरा दा एस्टेरेला, एस्टेरेला राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क भी एक और है, ये जो कैंटाब्रियन माउंटेन बताया था ना, ये भी एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे सेटुबल, सेटुबल भी है, ये भी एक राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा सेतुबल। हाँ, सेतुबल। जो मुद्रा चलती है उस मुद्रा का नाम क्या है? तो वो मुद्रा है यूरो, है ना। बस इतना बहुत है। एक वाहन एक फास्टैग पहल, अगला टॉपिक है, एक वाहन एक फास्टैग पहल। किसने शुरू किया है?
किसने शुरू किया है या किसने लागू किया है? तो इसको लागू किया है NHAI ने। कब से लागू किया है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत कर दी गई, मतलब इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक ही फास्टैग का उपयोग कई वाहनों के लिए करने पर रोक लग जाएगी। एक ही फास्टैग का उपयोग कई वाहनों के लिए करने पर रोक लग जाएगी। दूसरा है किसी एक वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने पर रोक लगेगा, ठीक है। फास्टैग क्या है भाई? लिख लीजिए इसके बारे में। तो भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन NHAI द्वारा किया जाता है, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बोलते हैं RFID। RFID भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सर कोई रो रहा है। RFID बोलते हैं इसको। इसमें याद रखना है, ये जो टैग होता है ना, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है, जो बैंक खाता या फिर वॉलेट से जुड़ा हुआ होता है। जब भी गाड़ी किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करती है तो वहां पर लगा जो फास्टैग रीडर के द्वारा गाड़ी के फास्टैग स्टिकर को स्कैन किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फास्टैग की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना है। और याद रखना है, ये पॉइंट लिख लेना। तो एक फास्टैग की वैधता 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष तक होती है। अब ये फास्टैग शुरू कब किया गया था? फास्टैग की सुविधा कब शुरू की गई थी? 2016 में। ध्यान रखना, 2016 में इसको शुरू किया गया था। और इसको अनिवार्य कब बनाया गया? तो अनिवार्य बनाया गया था 2017 में, ठीक है। सभी नई कार, ट्रक जो कुछ है उनको बेचने से पहले फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। बात समझे? 2016 में इसकी शुरुआत हुई, 17 में इसको अनिवार्य किया गया था, ठीक है। एक ऐप है, सर लेकिन एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? लिखना। तो CGHS ऐप, माई CGHS ऐप क्या है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या होगा? केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सूचना संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। सरकार ने जो ये ऐप बनाया है वो क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया गया है कि स्वास्थ्य योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। क्या है? बनाया किसने? निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। हो गया। के लाभार्थियों के लिए ये ऐप शुरू किया गया है ना, इसका मतलब यही होगा। क्या करेंगे? कई सारी सुविधाएं। इसमें सुविधाएं कौन कौन सी मिलने वाली हैं व्यक्ति को? सुविधाएं लिख लीजिए। तो ऑनलाइन लिख लीजिए। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग, ये बुकिंग करना या रद्द करना। इसके अलावा क्या होगा? अगर मान लीजिए जैसे केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं होंगी उसके कार्ड लिख लो। तो CGHS कार्ड तथा इंडेक्स कार्ड डाउनलोड करना। इंडेक्स कार्ड डाउनलोड करना, ठीक है। ये भी सुविधा इसमें है। इससे संबंधित प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट लैब तक पहुंचाया जा सकता है। रिपोर्ट को लैब तक, प्रयोगशाला से, ठीक है।
लीजिए ना कि आसपास में कोई अस्पताल है, कोई लैब है आपके आसपास, या फिर कोई दंत चिकित्सा इकाई है, इस सब का भी जानकारी इसमें मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं, आसपास के वेलनेस सेंटर का पता लगाना। आसपास के वेलनेस सेंटर का पता लगाना, ये भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा अलग से, इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सॉरी ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण। ठीक है, और एमपिन की कार्यक्षमता जैसी सुरक्षा विशेषताएं, उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करती है। दिख रहा है ना क्या है ये? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है भाई। किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कैसी मिसाइल है ये? लिख लीजिए, ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी गति कितनी हो सकती है? 5 मैक से अधिक, है ना, 5 मैक से अधिक इसकी गति होगी। ये एक ऐसी मिसाइल है कि जरूरत पड़ेगी तो इसको तैनात भी किया जा सकता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी आसानी होगी। इसको एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी के साथ ले जाया जा सकता है। जो ठोस ईंधन का इसमें प्रयोग हो रहा है वो एल्यूमिनियम पाउडर होता है। ठीक है, जो इसमें ठोस ईंधन है ना, ये जो ठोस ईंधन है ये क्या है? लिख लो इसको, एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, हो गया। मिशन दिव्यास्त्र, ये क्या है? इसके तहत ना अभी हाल फिलहाल में अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र के तहत, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके तहत अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 के बारे में लिख लीजिए। अग्नि 5 क्या है भाई? सबसे पहले तो याद रखो कि स्वदेशी रूप से विकसित है। इसको डिजाइन किया है DRDO ने क्या किया है? डिजाइन भी किया और विकसित भी किया है। डिजाइन और विकसित DRDO ने ही किया है। ये भारत की पहली और एकमात्र क्या है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ना, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह पर मार करेगी। इसकी क्षमता कितनी है? मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर तक। 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, इसकी भार वहन क्षमता कितनी है? भार वहन क्षमता कितनी इसकी लिख लीजिए, 1360.78 किलोग्राम, इतनी इसकी भार वहन क्षमता है। ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई कितनी है? 17 मीटर। ठीक है, ठीक भाई, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यह मिसाइल
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल तकनीक से युक्त है, तकनीक से युक्त है। मिसाइल, इस तकनीक के तहत एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसकी गति कितनी है? 24 मैक। जैसे अग्नि 5 है ना, तो अग्नि 1 भी पता होना चाहिए, 2 और 3 भी पता होना चाहिए हमें, है ना। इन तीनों के बारे में भी, अग्नि 1 के बारे में लिख लो। ऐसा करते ना, अग्नि लिख लो ऐसे, फिर लिख दो उनकी मारक क्षमता, मारक क्षमता के बाद भार वहन क्षमता लिख लो ऐसे, ऊंचाई लिख लो ऐसे। अब यहाँ पे लिखो 1 लिख सर एक दिए। मिनट, अब 1 लिखो, 1 के सामने मारक क्षमता लिख दो 700 किलोमीटर। पेलोड क्या है, भार वहन क्षमता कितनी है? 1000 किलोग्राम। ऊंचाई लिख दो 15 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब अग्नि 2 लिखो, 2 यहां लिख दो ऐसे। इसका रेंज कितना है? 2500 किलोमीटर। भार वहन क्षमता कितनी है? 1000 केजी। ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। सॉरी, यहां पे 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। अब फिर लिख दो, अरे 3 नंबर अग्नि 3, इसकी क्या है मारक क्षमता? 3000 किलोमीटर। भार वहन क्षमता कितनी है? 1500 केजी, 1500 किलोग्राम। ऊंचाई कितनी है इसकी? 16.3 मीटर, है ना। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, माजुली मुखौटा भी अभी हाल फिलहाल में हम सब बात किए थे, माजुली मुखौटे पर भी बात कर लिए थे हम लोग। आज बात करेंगे माजुली पांडुलिपि पेंटिंग। क्या है ये भाई? इसको जीआई टैग दिया गया है, इसलिए चर्चा में रही है। भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। आसाम की है भाई, याद रखना, आसाम का है ये। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं, ये जो माजुली पांडुलिपि पेंटिंग है, ये पाल पेंटिंग कला से प्रेरित है। ओके, पाल कला के बारे में हम सब जानते हैं, जो पाल साम्राज्य हुआ करता था, पूर्वी भारत में प्रसिद्ध रहा है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। और पाल साम्राज्य को हम किस लिए याद करते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर, है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर। बड़ा लंबा चौड़ा चला था ये। गुर्जर प्रतिहार राज। विशेषता क्या है इसकी? चलो लिख लो। जी सर। रंग की जीवंतता, रंग की जीवंतता, धार्मिक विषय। ठीक है, ये जो कला है ना, ये कला लिख लीजिएगा। हिंदू पौराणिक महाकाव्य, हिंदू पौराणिक महाकाव्य। कौन कौन से पौराणिक महाकाव्य हमारे? रामायण, महाभारत और भागवत पुराण, है ना। भागवत पुराण की कहानियों को दर्शाती है। ये जो पेंटिंग है ना, लिख लीजिए, मुख्य रूप से भगवान कृष्ण से संबंधित घटनाओं पर आधारित है, घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, इसको संरक्षण देने की बात अगर करेंगे, इसको संरक्षण किसने दिया था? तो संरक्षण दिया है, पाल शासकों ने। किसने बोला? एक योजना है अभी हाल फिलहाल में, उस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है भाई। शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
प्रधानमंत्री द्वारा, है ना। महतारी बंधन योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर की गई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है। क्यों की गई है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, है ना, बढ़ावा देने के लिए है। इसमें क्या किया जाएगा इस योजना में? लिख लीजिए तो, राज्य की सभी विवाहित महिलाएं, राज्य की सभी विवाहित महिलाएं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक होने पर लाभार्थी होंगी। सर ये 1500 रुपए वाली स्कीम है क्या? इसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीना 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी पात्र होंगी। इस योजना से लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। ठीक है, हो गया। कितनी महिलाएं? 70 लाख। चलो, इसका उद्देश्य क्या? देखो, उद्देश्य ये है ना कि महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाया जाए। उद्देश्य लिख लो, लगेगा सर 1000 से सर। महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना। इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना, महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना। हो गया। स्वास्थ्य के बाद बोल दीजिए। स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना। पोषण पखवाड़ा, ठीक है। सर पोषण पखवाड़ा शायद बिहार में लिखिएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वेरी गुड, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। कितना दिन का है ये पखवाड़ा? मतलब 15 दिवसीय होता है भाई, ठीक है। कब से कब तक रहा है? 9 से 23 मार्च के बीच में रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसमें क्या किया जाएगा? ये जो पखवाड़ा है, लिख लीजिएगा, पोषण आहार प्रथा और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ठीक है। जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख लीजिएगा, पोषण के महत्व पर जोर देने और स्वस्थ खान पान की आदतों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। हो गया। सर छूट गया। पोषण अभियान लिख लेना। इसी में क्या सर? हाँ, पोषण अभियान भी चलता ना। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी वो देख लेंगे, उसका उद्देश्य क्या रहा है। चलो, पोषण अभियान क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। किसने शुरू किया था? महिला बाल विकास मंत्रालय। ये जो महिला बाल विकास मंत्रालय है ना, ये क्या है? इसके लिए एक नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय के रूप में महिला बाल विकास मंत्रालय रहा है इसका, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? लिख लो, देश में कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना। अगला एक पॉइंट लिख लेना, 6 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और
स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना। ठीक है, हो गया। ऑस्कर अवार्ड अगला टॉपिक होगा देखिए सर, भूखमरी में 2024। तो हम और पीछे हो गए। लिखिएगा, गूगल डीप माइंड ने इंसानों की तरह 3D वीडियो गेम खेलने में सक्षम एक नए AI मॉडल सीमा को लॉन्च किया। ठीक है, स्केलेबल, इंस्ट्रक्टेबल, मल्टी वर्ल्ड एजेंट। एक चीज और याद रखना, ये चैट जीपीटी या जेमिनी की तरह नहीं है। ठीक है, ये इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। ठीक ना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कहा जा सकता है। ये कई प्रकार के काम करने में सक्षम, एक किसी मतलब क्या करेगा ये, देखिए यह लिख लीजिए यहाँ से, यह सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में तैयार किया गया। मतलब ये बात भी समझ सकता है कि आप क्या चाहते हैं। मतलब कहा जाए तो ये एक दोस्त की तरह है, जो सभी प्रकार के आभासी वातावरण में निर्देशों को समझकर उनका पालन कर सकता है। कहने का मतलब है ना कि आपका चेहरे का हाव भाव देखकर ही वो समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए अभी। ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, ये मनुष्य के आदेश को समझता भी है और इसे मानव भाषा को समझने के योग्य बनाया गया है। तो मनुष्य के आदेश को समझता है, मतलब जब कोई इसे एक महल बनाने, खजाना खोजने के लिए कहता है, तब वह इन आदेशों को समझकर उनके अनुरूप काम करेगा। मतलब जितना अधिक कोई सीमा के साथ बातचीत करता है, उतना ही यह अपने अनुभव से सीखता भी है और समय के साथ बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, किया गया है, लिखिए, विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम के लिए सीमा को अनुकूलित करने के लिए गूगल डीप माइंड ने कई गेम डेवलपर्स के साथ भागीदारी की है। ठीक है, मतलब वीडियो गेम भी खेल सकता है ना, 3D वीडियो गेम खेलने में सक्षम है। प्रत्येक वीडियो गेम के अनुकूल सीमा में कौशल वृद्धि के लिए एक नई दुनिया खोली गई है। इसमें देखिए क्या है, सरल नेविगेशन की सुविधा, मेनू उपयोग, खनन संसाधन, फ्लाइंग स्पेस शिप। इससे क्या होगा, गेमिंग अनुभव बढ़ेगा लोगों के पास, एक दोस्त की तरह काम करेगा। ये बुजुर्गों को अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। इस बेस पर ये तैयार किया गया है। वास्तविक दुनिया के वातावरण में कार्य करने में मनुष्यों का सहयोग कर सकता है। मतलब एक ऐसे भविष्य की कल्पना भी की जा सकती है, गूगल एक ऐसे भविष्य की कल्पना भी करता है कि जहां पर इसके द्वारा अनुकरणीय मानव जैसी प्रवीणता के साथ जटिल गेमिंग कार्यों को निष्पादित करने में सक्षमता आएगी। ठीक है, अब ये AI एजेंट क्या होती है, ये लिख लो एक बार, AI एजेंट क्या होते हैं। क्योंकि एक ऐसी इकाई जो सेंसर की मदद से अपने वातावरण को अच्छे तरीके से निरीक्षण करता है और उसी आधार पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय भी ले सकता है ना। ओके, हो गया। जी सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI क्या है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटर या मशीनों को मनुष्यों के समान सोचने के लिए बना है। पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था 1956 में। किसके द्वारा किया गया था, जॉन मैकार्थी द्वारा। किसने मंजूरी दी है, मंजूरी देने वाले हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंजूरी दी है भाई। क्यों मंजूरी दी है, भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए। इसको जो डिजाइन किया गया ना,
वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है। किसके लिए? ठीक है, एचओ कंपनियों को भारत में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके प्रावधान क्या है, प्रावधान लिख लीजिए, ई वाहन नीति के प्रमुख प्रावधान। ₹1450 करोड़ से 4150 सर। अच्छा हाँ 4150 सॉरी 4150 करोड़ से कितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिख लीजिए कम से कम 4150 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। एक और अगला पॉइंट है, कंपनियों को 3 वर्ष के अंदर भारत में अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित करने होंगे। इसके अलावा निर्माता कंपनियों को, अगला पॉइंट लिखिएगा, निर्माता कंपनियों को स्वदेशी बाजार से 35% कल पुर्जों का उपयोग करना होगा, कल पुर्जों का उपयोग करना होगा तथा 5 साल के भीतर निर्माताओं को घरेलू मूल्य वर्धन के 50% तक पहुंचना होगा। घरेलू मूल्य वर्धन के 50% तक पहुंचना होगा। ठीक है, लिखिएगा अगला पॉइंट भी, यह नीति विदेशों में तैयार ई वाहन को भारत में आयात की अनुमति देता है। ठीक है, भारत में आयात की है लिमिटेशन, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो एक वर्ष में 8000, है ना, अधिकतम है ये संख्या, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बात समझे। एक दूसरी शर्त इसमें और है कि आयात शुल्क घटाकर 15% कर दिया जाएगा अगर उनकी कीमत $35,000 से अधिक नहीं होगी तो। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ई वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर, इसी नई नीति में बताए ना, ई वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 15% कर दिया जाएगा अगर उनकी कीमत $35,000 या 29 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो। तैयार ई वाहन नहीं लाता है कोई, वहां से कल पुर्जा लेकर चला आता है, भारत में उसको बनाया जाएगा इस बात के लिए, तो उस पर भी उतना ही चार्ज लगता है। बात समझ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये वाले लिख देते हैं, कुल आयात किए गए वाहन पर आयात शुल्क की छूट उस कंपनी द्वारा भारत में की गई निवेश राशि या PLI योजना के तहत राशि में से जो भी कम हो तक सीमित होगा। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो भारत में वाहन के आयात पर जो शुल्क लगाए जाएंगे उसमें जो छूट देना है वो छूट निर्भर करेगा कि कोई भी कंपनी है वो भारत में निवेश कितना कर रही है या फिर PLI योजना के तहत वो कितना प्रोत्साहन राशि दे रही है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक प्रकार से, किसी भी एक विशेष तरीके पर आधारित होगा, यही इतने में ही वो सीमित रहेगा। ठीक है, इसी पर सीमित कर दिया जाएगा। ई वाहन नीति का लाभ क्या है, क्या लाभ इसका? भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंचने में सहायता प्रदान करना, इसका लाभ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। लिखिएगा, यह ईवी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी और उत्पादन की लागत भी कम होगी, जिससे कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की लागत में कमी आएगी। हो गया। अगला पॉइंट है कच्चे तेल के आयात में कमी।
कच्चे तेल के आयात में कमी, व्यापार घाटे में कमी, व्यापार घाटे में कमी। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसमें इंटरनल कंबस्टन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है। 8 अप्रैल को, है ना। TL1 के लिए प्राकृतिक रूप से सूर्य ग्रहण के अध्ययन का पहला अवसर होगा ये, तो नीचे करिए। नीचे ठीक है। इसमें विशेष क्या रहा है, विशेष लिख लो। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण था। नाम दिया गया है ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन सोलर एक्लिप्स, ये इसका नाम है। इसकी शुरुआत कहां से हो रही हुई थी? उत्तरी अमेरिका से। आप लिख सकते हैं इस तरीके से, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है तो उसमें आपको मैक्सिको याद रखना चाहिए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं USA, कनाडा। नजर आया। यह एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण था, ठीक है, जो 54 साल बाद नजर आया है इस क्षेत्र में, वो भी इस वाले एरिया में 54 साल बाद नजर आया है। अब ये कब नजर आने वाला है? 2078 में, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, मिला है जी सर। ये भारत में देखने को नहीं मिला है। ये शुरू हुआ था इस टाइम पे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस टाइम पे तक रहा है, मतलब 7.5 मिनट तक अंधेरा छा गया था उस दौरान। इसरो के लिए क्या महत्वपूर्ण है ये सूर्य ग्रहण? इसरो के लिए कैसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी लिख सकते हैं। हमने पहले बात कर लिया ना कि आदित्य L1 का पहला अवसर होगा कि जब ये प्राकृतिक रूप से सूर्य ग्रहण का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस की टीम, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस की टीम USA से इसका अध्ययन करेगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस की जो टीम है वो जो वहां से तस्वीर लेगी, उन सभी तस्वीरों को आदित्य L1 से प्राप्त तस्वीरों के साथ मिलाया भी जाएगा। अगर उन तस्वीरों को एक साथ मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो अंतर देखने को मिलेगा उनका आकलन भी किया जाएगा, ठीक है। फिर जमीनी और आसमानी अध्ययन में अंतर को देखा जाएगा, जो कि लैग्रेंज वर्गल का सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, जो कि सूर्य की सतह की चमकदार रोशनी से छिपा रहता है। इससे विशेष उपकरणों के उपयोग के बिना देखना कठिन होता है ना। यह लैग्रेंज बिंदु के बारे में लिखना है। यह दो अंतरिक्ष निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। अगला भी पॉइंट लिखिएगा। लैग्रेंज 1 को इन्होंने देखिए L1 से दिखा रखा है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। L1 पर स्थित कोई भी उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण अनेक बाधाओं के बावजूद भी सूर्य को निरंतर देखने में सक्षम होता है। पूर्ण वाले में यह पता है कि एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। आंशिक वाले में क्या है, कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। बात समझे? उस समय क्या होता है ना कि चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के केवल कुछ ही भाग को अपनी छाया में ले जाता है, बस। अरे क्योंकि चंद्रमा छोटा भी तो है, बात समझे, इसलिए ऐसा होता है। एक वलयाकार जो है, इसमें वलयाकार क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अधिक दूर रहने के बावजूद जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, क्या मतलब है,
ये वाली स्थिति ऐसे देखिए। हाँ, ऑस्कर अवार्ड देखेंगे, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, तो इसका आयोजन हुआ है डॉल्बी थिएटर। डॉल्बी थिएटर कहाँ पे है ये? लॉस एंजल्स में है ना? कौन से नंबर का अवार्ड है ये? 96वें नंबर का है। ठीक है, इसमें कितने अवार्ड बांटे गए? इसमें कितनी श्रेणियों में अवार्ड बांटे गए? तो हम कई सारी श्रेणियां इसमें हैं फिलहाल, लेकिन जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला था? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ओपेनहाइमर को, है ना? ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, और याद रखना सबसे ज्यादा अवार्ड जिसको मिले हैं वो है ओपेनहाइमर। इसको 7 तरीके से अवार्ड दिए गए हैं। प्रमुख अवार्ड्स की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर लिख लो। एक्टर कौन है? किलियन मर्फी। किसके हैं? एक्टर ओपेनहाइमर के। ओपेनहाइमर से संबंधित है, किलियन मर्फी नाम है इनका। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ये भी इसी मूवी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर कौन है? सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो लिख लो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। ये भी ओपेनहाइमर से ही संबंधित है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है? ये है एमा स्टोन। इनका नाम है, इनकी मूवी का नाम है पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स, जिस मूवी की एक्ट्रेस है उसका नाम है पुअर थिंग्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही? ओपेनहाइमर, नो डाउट है। ठीक ना? फिर सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा गाना है भाई? वाइट वाज आई मेड फॉर, इसके लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? नाम क्या है? बिली एलिस और फिनिस ओकोनल। इतने तरीके से ये अवार्ड मिला हुआ है, दिया गया है। 96वें नंबर का है। लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया, डॉल्बी थिएटर में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर ने, जिसने कुल 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, सर लास्ट में जो लिखे दोनों अलग अलग। ऑस्कर अवार्ड, इसको अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखना, इसको आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार बोलते हैं। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है ये। हर साल ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। उस संस्था का नाम क्या है? नाम लिख लो, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, इस संस्था के द्वारा हर साल दिया जाता है। ये क्या क्या मिलता है इसमें? जो विजेता होते हैं ना, उनको एक स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। स्वर्ण प्रतिमा मिलती है इनको, जो विजेता होते हैं। ओके, और ये जो स्वर्ण प्रतिमा होती है ना, इसका नाम क्या है? इसको अगर देखा जाएगा तो ये, इसको आधिकारिक तौर पर बोला जाता है अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसको बोला जाता है, जिसे हम ऑस्कर कहते हैं। ठीक है सर, आर्ट्स एंड क्या है? पहली बार कब दिया गया था? पहली बार 1929 में दिया गया था। आगे लिखिए, 1929 में पहली बार दिया गया था ये। भारत को पहला ऑस्कर अवार्ड कब मिला? सवाल ये भी है, भारत को पहला अवार्ड सर, नॉमिनेशन या मिला? 55वां अवार्ड मिला था भारत को। ठीक है, पहली बार। और याद रखना 1983 में, ये बात भी क्लियर रखना आप लोग। ठीक है ना? बेस्ट डिजाइनिंग के लिए दिया गया था पहली बार। ठीक है ना? और किसको मिला था ये अवार्ड? नाम भी लिख लो भैया, भानु अथैया। भानु अथैया को पहली बार मिला। किस फिल्म के लिए दिया गया? गांधी फिल्म के लिए। गांधी फिल्म आप लोगों ने देखी नहीं तो उसको देख लीजिए एक बार, बड़ी अच्छी मूवी है। क्यों दिया गया था? बेस्ट
कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ओके, इतनी सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। आपसे प्रश्न का लेवल कुछ भी हो सकता है, पूछा जा सकता है अवार्ड के बारे में, ऑस्कर अवार्ड के बारे में। निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। कथन के रूप में प्रश्न हो सकता है, ये फैक्ट के रूप में प्रश्न हो सकता है। कथन के रूप में प्रश्न हुआ तो भारत को पहली बार ऑस्कर अवार्ड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है इसे आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। एक और स्टेटमेंट आ सकता है पहली बार यह 1929 में प्रदान किया गया था। इसे हर साल प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की तरफ से प्रदान किया जाता है। तो चार जो 2024 में मिला है वो कितना है? है थॉमस सोल विवाद किससे संबंधित है, ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके सामने टॉपिक। तो एक काम करिए, लिख लीजिए दूसरा थॉमस सोल विवाद, ठीक ना। सर पहला भी हुआ था। पहला भी हुआ था, दूसरा थॉमस सोल विवाद चर्चा में क्यों रहा भाई? इसलिए विवाद में रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस ने दावा कर दिया ऐसा कि चीन के तटरक्षक जहाजों ने उसकी नावों के साथ टकराव किया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। ठीक है, ये जगह का नाम है, वहीं पे ऐसा हुआ था। आगे लिखिएगा, दूसरा थॉमस सोल क्या है ये, इसके बारे में लिखिए। तो यह एक आंसू बूंद के आकार का, यह एक, लिखिएगा दूसरा थॉमस सोल के बारे में, यह एक आंसू बूंद के आकार का, आंसू की बूंद कैसे गिरती भाई? ऐसे, ऐसे होती ना, ऐसे ही आकार में है ये, आंसू बूंद के आकार। एक एटॉल, एटॉल मतलब प्रवाल द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज लिखिएगा, सर आकार के बाद क्या बोला? फिलीपींस ने 1990 के दशक के अंत में इस पर कब्जा किया था। फिलीपींस में इसको बोलते हैं आयुंगिन, आयुंगिन। और चीन में क्या बोलते हैं इसको? चीन में बोलते हैं रेनाई रीफ। दोनों के नाम पता होना चाहिए हमको। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है ना, विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रास्तों में से एक है। ठीक है, यहां पर एक जगह है, जगह क्या है? वो जहाज है, जहाज का नाम है बीआरपी, सॉरी, सियरा माद्रे। ये जगह मतलब एक जहाज है, लिख लीजिएगा। फिलीपींस ने डूबे हुए बीआरपी सियरा माद्रे जहाज पर एक चौकी स्थापित की। ठीक है, और फिलीपींस का ऐसा दावा है ना, ये कहता है कि ये हमारे किस में आता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है, EEZ वाले क्षेत्र में आता है। ओके, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है भाई? कौन बता रहा है? जल्दी बता दो, कोई एक भी, कोई बता देगा। समुद्री सीमाओं का निर्धारण कौन करता है? कौन सी संस्था करती है? सर नेवी ऑफिसर। UNCLOS। ठीक है, ये करता है। और सभी देशों की समुद्री सीमाओं का निर्धारण करने का जिम्मा इसी का है। ये 3 तरीके से समुद्री सीमा का निर्धारण करता है। कितना कितना है? एक तो ऐसे कोना में कहीं भी ऐसे जगह करके लिख लो, टेरिटोरियल एरिया, 12 समुद्री मील होता है ये। ठीक है, दूसरा लिखिएगा कॉन्टिगुअस एरिया है, जोन बोल सकते हैं, ये 24 समुद्री मील होता है, ये भी लिख लेना। और एक होता है जेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना होता है ये? 200 समुद्री मील के बराबर। अब देखो, प्रश्न को एक स्टेटमेंट के रूप में याद रखो। समुद्री मील जो होता है ना, वो हमेशा, हमेशा शब्द याद रखना, समुद्री मील हमेशा स्थलीय मील से बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। इस पे प्रश्न पूछा गया है, इस स्टेटमेंट के आधार पे यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, स्थलीय जो मील होता है ना, स्थलीय मील कितना होता है? 1600 मीटर का, यही होता है।
जो समुद्री होता है ना वो कितना होता है 1700 से 1800 मीटर। तो इसलिए जो स्थलीय लिखे मतलब ये 1700 से 1800 इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, ठीक है। लेकिन इतने के अंदर में ही होता है समुद्री मील। फिर भी समुद्री मील इस आधार पे हम देख सकते हैं कि समुद्री मील स्थलीय मील से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इस 200 मील के बाद होता है खुला समुद्री एरिया, खुला समुद्री क्षेत्र। बात समझे? चलो, तो ध्यान रखना ये चीज। अच्छा, इसका जो फिलीपींस दावा कर रहा है ना कि ये जो दूसरा थॉमस सोल है ये हमारे ईईजेड में आता है, तो उसका भी कहना सही है। क्यों? कैसे सही है? क्योंकि दूसरा थॉमस सोल जो है ना वो फिलीपींस से 108 मील की दूरी पर है, 108 समुद्री मील की दूरी पर है, मतलब लगभग 200 किलोमीटर के बराबर में है। अब चीन का क्या दावा है? ये तो फिलीपींस का दावा हो गया। चीन का क्या दावा है? चीन का दावा भी लिखिएगा। ऐतिहासिक और विवादास्पद। दक्षिणी चीन सागर में एक विवाद का विषय हमेशा बना रहता है, कई बार नाम सुना होगा 9 डैश लाइन। ये हमेशा विवाद का विषय रहता है। चीन इसी को अपना बेस बनाता है हमेशा से। ऐतिहासिक और विवादास्पद 9 डैश लाइन के आधार पर द्वितीय थॉमस सोल सहित दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर संप्रभुता का दावा करता है। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ ना कि 2013 में फिलीपींस ने क्या किया, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां पे है? ये आपका पड़ता है हेग में, ठीक है, हेग में पड़ता है। वहां पर चीन के खिलाफ एक मामला दायर किया था 2013 में फिलीपींस ने। उसमें फिलीपींस ने बताया था कि द्वितीय थॉमस सोल सहित दक्षिणी चीन सागर में चीन के दावे और गतिविधियों की वैधता को चुनौती दी गई इस अपील के माध्यम से। कोर्ट ने फिर क्या किया? कोर्ट ने 2016 में, कोर्ट मतलब कौन सा? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने क्या किया? फैसले को खारिज कर दिया। ओके, अब यहां पे एक द्वीप समूह भी है, एक द्वीप समूह है, उसके बारे में भी जान लेना चाहिए हमको। उस द्वीप समूह का क्या नाम है? स्प्रैटली, स्प्रैटली द्वीप समूह। ये क्या है? लिख लीजिए, दक्षिणी चीन सागर में है भाई। पहली चीज, दक्षिणी चीन सागर में है। इसकी भौगोलिक विशेषता लिख लीजिए जरूर। भौगोलिक विशेषता क्या है इसकी? लिखिएगा, प्रवाल भित्ति और काइज। प्रवाल भित्ति यहां पाई जाती है और काइज मिलती है यहां पे, ठीक है। इन्हीं दोनों के स्वामित्व को लेकर, लिख लीजिए, इनके स्वामित्व को लेकर चीन चीन ताइवान चीन ताइवान वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच में एक क्षेत्रीय विवाद लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। सर चीन ताइवान की बात बताइए सर, आगे के देशों के। ये द्वीप समूह बसा बसाया नहीं है, लगभग निर्जन सा है ये, लेकिन इसके आसपास जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उस मामले में देखा जाए तो बड़ा भरा पूरा एरिया माना जाता है, ठीक है। अब दक्षिणी चीन सागर की बात करें। दक्षिणी चीन सागर कहां है? लिखिएगा, चीन के दक्षिण में एक सीमांत सागर है। दक्षिण में सीमांत सागर है, ये याद रख। प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इन 5 महासागरों में के बाद विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र में से एक है दक्षिणी चीन सागर। इसमें बहुत से छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे, जिस पर तटों से लगे हुए जो देश हैं वो अपनी 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 दावेदारी करते रहते हैं, ठीक है। अब चीन को इतना, मतलब चीन की दिलचस्पी क्यों है इसमें, दक्षिणी चीन सागर में? दक्षिणी चीन सागर में चीन की दिलचस्पी होने का प्रमुख कारण है सामरिक और व्यापारिक महत्व। लिख लें चाहे तो, चीन की दिलचस्पी
सामरिक और व्यापारिक महत्व है इसका, व्यापारिक महत्व है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है यहाँ पे, ठीक है। लिख लीजिएगा एक पॉइंट और, विश्व के समुद्री व्यापार का करीब 20% कारोबार इसी क्षेत्र से होता है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए लाइन। विश्व के समुद्री व्यापार का करीब 20% कारोबार इसी क्षेत्र से होता है, ठीक है। ओके, इस पर जो प्रमुख विवाद हैं दक्षिण चीन सागर पर, जो प्रमुख विवाद है, ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर लो, ऐसे करके लिख लो। चीन क्या करता है ना, 80% भाग पर दावा कर रहा है, भाग पर दावा करता है। 1947 में पहली बार 11 डैश लाइन के माध्यम से 11 लाइन के माध्यम से चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा पेश किया था, ठीक है। दक्षिण के बाद से बताइए। ये जो 9 डैश लाइन है, ये दक्षिणी चीन सागर का लगभग 90% क्षेत्र कवर करता है। जब पहली बार 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, तो टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर करके 9 डैश लाइन को अस्तित्व में लाया गया। किसको अलग किया गया था? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जब गठन हुआ ना, तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जब गठन हुआ, तो उस दौरान क्या किया गया, टोंकिन की खाड़ी, इसका मतलब टोंकिन की खाड़ी भी यहीं पे है, इसी के आसपास, ठीक है। फिर टोंकिन की खाड़ी को बाहर कर दिया गया, नाम दे दिया गया 9 डैश लाइन। तो ये 9 डैश लाइन अस्तित्व में आती है 1949 में, पहली बार आती है। उसके बाद विवाद चलता ही रहता है। 1958 में एक घोषणा पत्र जारी होता है चीन की तरफ से, जिसमें वो कहता है कि ये 9 डैश लाइन जो दक्षिण चीन सागर में है, इनसे संबंधित जितने भी द्वीप हैं वो चीन के हैं। 1959 में जारी घोषणा पत्र के आधार पर 9 डैश लाइन के द्वीपों पर अपना दावा किया था चीन ने 1958 में, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जो चीन के मैप पे बना हुआ 9 डैश लाइन वाला मामला, 9 डैश लाइन जो बनी हुई है ना, उस पर कई सारे देश ओवरलैप कर लेते हैं। मतलब है, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया अपना, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड है ना, ऐसे सब हैं, ऐसे ही सब हैं, फैले हुए। अब भारत का भैया हमारा 200 समुद्री मील का एरिया है, मान लो यहाँ तक का एरिया इसका आ रहा हो, तो ये वाला भी कहेगा ना भाई ऐसे कैसे हो गया, ये तो हमारा भी है। श्रीलंका कहेगा अच्छा ऐसे कैसे हो गया, हमारे पास में तो ये वाली लाइन है, तो ये तो पूरी मेरी है। इस तरीके से अन्य जो देश हैं, चाहे उसमें ताइवान की बात हो, चाहे फिलीपींस की बात हो, चाहे वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया की बात हो, इन सबके जो जलीय क्षेत्र हैं वो ओवरलैप करते हैं। ओके, 2016 में क्या हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय अधिकरण ने 9 डैश लाइन को विधिक रूप से आधारहीन घोषित कर दिया 2016 में। आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फिलीपींस ने जो दावा किया था, अपील दायर की थी, फिर 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला आया, चीन ने उसको खारिज कर दिया, ठीक है ना। तो जो न्यायालय का फैसला आया था, चीन उसको मानने से मना कर गया। चीन लगातार इस क्षेत्र में द्वीपों का निर्माण कर रहा है। कई सारे एशियाई देश जो है ना, वो चीन के इस कदम की पर असहमति जता रहे हैं। तभी से लेकर अब तक इस क्षेत्र पर विवाद चल रहा बराबर से। करते हैं A.S. राजीव, A.S. राजीव सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं, सतर्कता आयुक्त बने हुए हैं। A.S. राजीव सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं भाई, ठीक है। अभी जब इनकी नियुक्ति हुई, इनके नियुक्त होने से पहले एक मिनट, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? एस राजीव। क्या नाम है? एस राजीव। ये तो सतर्कता आयुक्त हैं। तो केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त है ना, वर्तमान समय में प्रवीण कुमार नाम है इनका, ठीक है। सर प्रवीण सूद है या फिर कुमार है सर? कुमार भैया, कुमार। एक प्रवीण सूद भी है सर, दो इसलिए कंफ्यूजन। अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो लिख लो 1964 में स्थापना हुई है इसकी। कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी?
तो संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। क्या काम है इसका? इस आयोग का क्या काम है भाई? लिख लो। सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के मामलों में उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। भ्रष्टाचार के बाद या पद के दुरुपयोग के मामलों में उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। इसकी जो कार्यवाही है ना, कार्यवाही कैसी है इसकी? तो कार्यवाही है न्यायिक, कार्यवाही की प्रवृत्ति कैसी है? न्यायिक है। ठीक है, इसके पास ना जो शक्तियां हैं सिविल न्यायालय वाली हैं। सिविल न्यायालय के पास जितनी सारी शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पास है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक चीज और याद रखना, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है पता है किसी को? स्वतंत्र है, किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है। ये संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, याद रखना। कौन कौन इसमें होते हैं? इसमें एक होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक होते हैं, और दो होते कौन? सतर्कता आयुक्त। मतलब बहुसदस्यीय निकाय है ये। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? इन सबकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, लेकिन किसी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो नाम लिखो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश के आधार पर, विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश के आधार पर। कार्यकाल कितना होता है इनका? 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसी में इनको रिटायरमेंट मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो कौन सिपरी सा देश का मतलब कितना मजबूत है? सिपरी रिपोर्ट संबंधित है किससे? हथियारों के व्यापार से संबंधित है। व्यापार मतलब हम बोल दिए ऐसे एक ही शब्द में, आयात और निर्यात के मामले में। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सिपरी का फुल फॉर्म भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है। ठीक है भाई, ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है ना, ये तैयार हुई 2014 से 18 से लेकर 2019-23 के आधार पर, के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट। तो भारत की हिस्सेदारी कितनी है भाई? हिस्सेदारी यहीं पे लिख लो, 9.8%। वृद्धि कितनी हुई है? यहीं फिर ब्रैकेट में लिख लो, प्लस 4.7%। आयात में वृद्धि हुई है 2014-18 से लेकर 2019-23 के बीच में, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा हथियार भारत ने कहां से खरीदे? तो भारत के बारे में यही लिखना है। तो सबसे ज्यादा आयात कहां से हुआ है भाई? रूस से। कितना प्रतिशत रहा है? टोटल का 36%, कुल आयात का 36% रूस से है। जबकि सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? यूएसए, अमेरिका। दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, दूसरा नंबर है, और तीसरा नंबर पे आता है अपना रूस। पहला नंबर ये है। ठीक है, सर हम सिर्फ आयात करते हैं। ये यह क्या है? यह एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, ये ध्यान रखना है। शुरुआत किसने की है?
केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हमारे, लिख लीजिए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। हाँ, 11 मार्च का दिन था भाई। चंडीगढ़ में की है शुरुआत इसकी, चंडीगढ़ में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसकी जो शुरुआत हुई है ना, खेलो इंडिया मिशन के तहत, खेलो इंडिया मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है। क्या किया जाएगा इसके माध्यम से? इसके माध्यम से लिख लीजिए, इसके माध्यम से खेल और पढ़ाई के बीच सही संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, क्या सर, रिपीट कर दीजिएगा। खेल और पढ़ाई के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास। इसमें ना, इसमें वैज्ञानिक उपकरण के सहयोग से शारीरिक शिक्षा में शिक्षक और विशेषज्ञ इन सबको शामिल किया जाएगा। और इसके पहले चरण में क्या किया जाएगा? कीर्ति के पहले चरण की बात करें, ये वाला पॉइंट चाहो तो लिख लो। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक उपकरणों के सहयोग से, वैज्ञानिक उपकरणों के सहयोग से शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कौन कौन से 10 खेल हैं उनके नाम लिख लो। तीरंदाजी, सर मेरा बहुत सारा छूट गया। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, चलो, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हाँ सर, हो गया, मिल फुटबॉल, गया। हॉकी, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, कुश्ती। ये 10 खेल पहले चरण में शामिल किए गए हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? लिखिए उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए तो 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है, प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है जो वर्तमान में स्कूल में अध्ययनरत है, स्कूल में अध्ययनरत है। ठीक है, जो वर्तमान में स्कूल में अध्ययनरत हैं, अध्ययन मतलब रत मतलब पढ़ाई कर रहे हैं जो स्कूल में। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा भाई, अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से, अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पूरे वर्ष में देश भर में 20 लाख एथलीटों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एथलीटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब देखो भैया, खेलो इंडिया मिशन के तहत काम शुरू हुआ है, तो खेलो इंडिया मिशन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। खेलो इंडिया मिशन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। लिख लीजिए तो, किसकी योजना है ये? खेल मंत्रालय द्वारा निकाला गया है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की योजना है। क्या करना है इसके माध्यम से? देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना, खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना और खेल उत्कृष्टता हासिल करना। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, अब कल का जो टॉपिक होगा सुबह वाला लिख लो। सर छुट्टी नहीं रहेगी। हाँ,